तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम को जो है हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, इस टाइप से पढ़ेंगे कि यदि संख्या पद्धति में किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग बना पाए, सॉल्व कर पाए, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए सिस्टम हम लोग उसे कहते हैं जिस सिस्टम पर हम लोग जो है नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, नंबर को जो है वो सजा सके, उसे हम लोग जो है सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो है हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं, उसी को जो है हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। अब यदि हम यहाँ से आगे यदि बात करें थोड़ा सा, तो देखिए सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए सिस्टम जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो 4 टाइप का सिस्टम महत्वपूर्ण है, 4 टाइप का पद्धति जो है वो महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है उन चारों टाइप के सिस्टम को, पद्धति को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे और उन चारों टाइप के सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला सिस्टम क्या हो जाएगा हम लोग के लिए। तो देखिए पहला सिस्टम जो हो जाएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति हो जाएगा। पहला सिस्टम क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, हम लोग के लिए जो पहला सिस्टम हो जाएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो है हम लोग दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हम लोग नाम से ही यहाँ देख लीजिए दशमलव, दशमलव यानी 10, और 10 नाम से ही 10 लग रहा है, और जब नाम से 10 लग रहा है यानी कि इस डेसिमल नंबर सिस्टम में दशमलव संख्या पद्धति में जो है 10 नंबर्स को यूज किया जाता है, 10 संख्याओं को यूज किया जाता है। अब इन डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 संख्या को यूज किया जाता है। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को यूज किया जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सारी संख्याओं को जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है। अब दूसरा नंबर सिस्टम हम बात करें तो दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। और बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में जो है, हिंदी में द्विधारी जो है संख्या पद्धति कहते हैं। और इस बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है नाम से ही द्विधारी, द्विधारी यानी कि 2 अंकों को यूज किया जाता है। और जब 2 अंक को यूज किया जाता है तो कौन कौन सा अंक हो जाएगा, तो 0 और 1 हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 2 संख्या का यूज किया जाता है। अब तीसरा हम यदि बात करें तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो है वो हमारा ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। और ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो है इसे अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं, अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अब ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में अष्टधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो नाम से ही अष्ट, अष्ट यानी कि 8 अंकों की संख्या को, 8 नंबर को, 8 संख्या को जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब 8 संख्या इसमें क्या हो जाएगा, तो 0 से लेके 7 तक की संख्याओं को जो है, 0 से लेके 7 तक की संख्या को जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि सिर्फ हम लोग जो है मानव प्रजाति जो होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज करता है, बाकी बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह जो होता है ये सब कंप्यूटर वगैरह में यूज किया जाता है। अब चौथा नंबर सिस्टम का बात करें तो चौथा नंबर सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हो जाएगा इसे हिंदी में भी हेक्सा ही कहते हैं, SYSTEM हो जाएगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है वो कुल 16 अंकों का यूज किया जाता है, 16 संख्या को यूज किया जाता है। अब जब 16 संख्या यूज किया जाता है तो 16 संख्या में जो हो जाएगा 10 जो हो जाएगा वो मैथमेटिकल नंबर हो जाएगा, और 10 मैथमेटिकल नंबर, और 6 जो हो जाएगा वो अल्फाबेटिकल नंबर हो जाएगा।
अब 10 मैथमेटिकल नंबर कौन कौन सा होगा, तो 0 से लेके 9 तक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 9 तक हो जाएगा। तो 0 से 9 तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि 0 से 9 तक, और 6 अल्फाबेटिकल में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ABCDE और F हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ABCDE और F हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक ना। अब हम यदि थोड़ा सा बात करें कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम का यदि आपसे कोई बेस पूछ ले तो याद रखिएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 संख्या का यूज किया जाता है, और 10 संख्या का यूज किया जाता है तो इसका बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। अब इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस यदि कोई आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 संख्या का यूज किया जाता है तो इसका बेस भी 2 ही हो जाएगा। इसी तरह ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम का यदि कोई आपसे बेस पूछ ले तो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 संख्याओं का यूज किया जाता है, तो बेस जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह आपसे यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कोई बेस पूछ ले तो इसमें क्या किया जाता है कि 10 संख्याओं को यूज किया जाता है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बेस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि बेस से जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा अंक जो है वो किस पद्धति में लिखा गया है। तो देखिए माना कि यदि एग्जाम में हमें दे दे 4 1 2 और बेस इसका जो है यदि कितना दे दे, 10 दे दे, और आपसे पूछ ले कि ये किस पद्धति में लिखा गया है, तो देखिए बेस इसका क्या है, 10 है। तो जब बेस इसका 10 है तो बेस डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो और इसी नंबर सिस्टम में यदि अब हम आगे बात करें तो इस नंबर सिस्टम में अब हम सबसे पहले जो है नंबर को क्लासिफिकेशन देखेंगे, नंबर का वर्गीकरण को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेगा, यानी कि एग्जाम में जो पूछा जाता है, कभी कभी डेसिमल को बाइनरी में बदलना होता है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना होता है, ऑक्टा को हेक्सा में बदलना होता है, हेक्सा को डेसिमल में बदलना होता है। तो इन सभी को जो है हम लोग लास्ट में देख लेंगे। और सबसे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर का क्लासिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दुनिया में जितनी सारी नंबरें हैं, जितनी सारी संख्याएं हैं, उन सभी संख्या को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर्स का देखेंगे, और सारी की सारी संख्याएं दुनिया में जितनी है सारी संख्या को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। और पहला भाग का बात करें तो पहला भाग जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और दूसरा भाग का बात करें तो दूसरा भाग जो है वो रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब इमेजिनरी नंबर का बात करें तो इमेजिनरी नंबर का हिंदी क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को देख लेते हैं, उसके बाद जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या का जो है डिफिनेशन का यदि बात करें तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर किसी भी संख्या के पीछे यदि माइनस लगा हो तो वो संख्या जो है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब यदि हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हमारा -2 रूट अंडर -3 हो जाएगा, रूट अंडर कितना -121 हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर वाली संख्या के पीछे, यानी कि रूट के अंदर संख्या में माइनस लगा होना चाहिए, संख्या कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब इसी इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या में जो होता है वो एक आयोटा होता है, और उस आयोटा को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इस आई का जो मान होता है वो क्या होता है कि रूट अंडर -1 होता है। तो एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा कि इमेजिनरी नंबर में एक आयोटा होता है और उस आयोटा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और उस आई का जो मान होता है वो रूट अंडर क्या होता है, -1 होता है। एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला यदि बनाना चाहे तो दूसरा फॉर्मूला क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे, और जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो i², और इधर भी यदि वर्क करते हैं तो रूट अंडर -1, और इधर वर्क करने पे क्या होगा, इस वर्ग से जो है रूट अंडर खत्म हो जाएगा। और जब रूट अंडर खत्म होगा तो हम लिख सकते हैं i² बराबर -1, यानी कि पहला फॉर्मूला तो हमारा क्या था, i बराबर रूट अंडर -1, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारा था वो क्या था, i² बराबर -1 हो जाएगा।
तो हम लोग जो यहाँ स्क्वायर किए, स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि ये रूट खत्म हो जाए, और रूट खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इमेजनरी नंबर इस आई का यूज हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इस -√3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √3 गुने -1 लिख सकते हैं, सॉरी √1 लिख सकते हैं। अब गुना करेंगे तो -√3 ही हो जाएगा रूट में। तो अब देखिए इस -1 रूट अंडर का मान कितना होता है, आई होता है, तो अब इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √3 और आई लिख सकते हैं। अब देखिए इस इमेजनरी नंबर को, काल्पनिक संख्या को जो है हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इमेजनरी नंबर, ये काल्पनिक संख्या जो है वो 11th का सिलेबस है, और हम लोग का जो सिलेबस होता है वो कहाँ तक का होता है, 10th क्लास का ही होता है, इसलिए इमेजनरी नंबर में इतना ही काफी हो गया, ठीक ना। हम लोग को ज्यादातर जो क्वेश्चन से पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या से पूछा जाता है। तो अब हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, तो याद रखिएगा कि इमेजनरी नंबर को छोड़कर बाकी सारी की सारी संख्याएं जो है वो रियल नंबर हो जाता है, वास्तविक संख्या हो जाता है। और इमेजनरी नंबर तो सिर्फ वैसा संख्या कहलाता है जिस संख्या के रूट के अंदर माइनस लगा होना चाहिए। तो जब रूट के अंदर माइनस लगा होना चाहिए वही इमेजनरी नंबर कहलाता है। तो इमेजनरी नंबर को छोड़कर बाकी संख्या वास्तविक संख्या, यानी एग्जाम्पल का हम यदि बात करें तो पहले रूट से ही बात करते हैं, तो √5 वास्तविक संख्या हो जाएगा। और वास्तविक संख्या इसलिए क्योंकि ये इमेजनरी नंबर नहीं है, और इमेजनरी नंबर होने के लिए रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, तो यहाँ तो माइनस नहीं लगा है, तो √5, √7। अब दूसरा हम बात करें तो 1, 2, 3, ये सभी तो भी इमेजनरी नंबर नहीं है ना, तो ये सभी भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो भिन्न में यदि चले तो 3/4 सारा का सारा भिन्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। सारा का सारा डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 6.1, 7.4, ये सभी क्या हो जाएगा, दशमलव वाला भी रियल नंबर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ इमेजनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सारा का सारा संख्या क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा यहाँ से कि यदि इमेजनरी नंबर और रियल नंबर दोनों नंबर को यदि मिला दे तब उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उस नंबर को क्या कहेंगे। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका क्या, रियल नंबर हो जाएगा, और इसी में यदि हम +6i लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा। और इन दोनों को मिला देने के बाद जो संख्या बनेगा यानी कि 5 + 6i को जो हम लोग कहेंगे वो क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, यानी कि सम्मिश्र संख्या कहेंगे, ठीक ना। हिंदी में क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इमेजनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इस रियल नंबर को जो है फिर से 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस रियल नंबर को अब फिर से कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो रियल नंबर को क्या किया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इरेशनल नंबर में बांटा गया है, और दूसरा इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर का वर्डनिंग हिंदी में क्या हो जाता है कि यानी हिंदी में जो इसे कहते हैं वो परिमेय संख्या कहते हैं, और इरेशनल नंबर को हिंदी में जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जो है परिमेय संख्या को भी देखेंगे। तो देखिए वैसा संख्या जो दशमलव, जिसका दशमलव निरूपण जो है वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाद जो है वो संख्या क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। और साथ में साथ क्या होना चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या होता है कि वो दशमलव के बाद अनंत तक जाना चाहिए, यानी कि उसे रोका नहीं जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं कि अनावर्ती कहते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, अनावर्ती होता है।
यानी कि दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं करता है, और रिपीट नहीं करने के साथ साथ वो जो है अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो कह सकते हैं 15.1423 डैश डैश डैश, इसी तरह अनंत तक जो जाता है उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसी को देख सकते हैं आप लोग कि दशमलव के बाद कहीं भी ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग संख्या हो जाएगा दशमलव के बाद। और रिपीटिंग संख्या यदि रहता तो दशमलव के बाद एक अंक या दो अंक या तीन अंक यानी कि रिपीट करता दशमलव के बाद। यानी एग्जाम्पल का बात करें तो 2 3 2 3 2 3, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो 1 1 1 1, इसी तरह देख सकते हैं ये 1 1 1 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये 2 3 2 3 2 3 यानी दो अंकों के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिपीटिंग संख्या कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, नॉन रिपीटिंग कहलाएगा, क्योंकि ये कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। और साथ में साथ क्या होना चाहिए, अनंत तक जाना चाहिए, यानी कि उसे रोका नहीं जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या से एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया था, एक बार एनटीपीसी में जो पूछा गया था 2019-20 के आसपास जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि इसी तरह जो है 2.142372 इसी तरह दे दिया गया था। और ऑप्शन में जो दिया गया था कि इस तरह ये क्वेश्चंस हो गया, यानी कि ये क्वेश्चंस दिया गया था और ऑप्शंस में जो दिया गया था, पहला ऑप्शन अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था वो परिमेय संख्या दिया गया था, और बाकी और भी ऑप्शन होगा। तो उसमें पूछा जा रहा था कि ये संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, और साथ में साथ क्या कह रहा है कि ये अनंत तक जा रहा है। और जब दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, साथ में अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो अब यदि हम आगे रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या को देखें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा संख्या जिसे हम लोग जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी कि वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल का बात करें तो 4/3 ये क्या है, p/q के रूप में है, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसी तरह हम माइनस में बात करें तो -4/3 यानी कि माइनस का भी संख्या जो p/q के रूप में है वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाने से तो p/q का फॉर्म खत्म नहीं हो जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, माइनस में भी परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद हम यदि अब बात करें 2 3 यानी गिनती की संख्या को, तो गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब परिमेय संख्या क्यों कहलाएगा, क्योंकि गिनती की संख्या माना कि 1 2 है, और इस 2 में हम यदि 1 से भाग करते हैं तो 2 में 1 से भाग करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब तो 2/1 को हम p/q के फॉर्म में कह सकते हैं। तो जब 2/1 को p/q के फॉर्म में कह सकते हैं और 2 में 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह 3 भी, इसी तरह 4 भी। तो कहने का अर्थ गिनती की जितनी सारी संख्याएं हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और इसी में यदि -2 का बात करें तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि -2 में भी यदि 1 से भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी संख्याएं क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग के लिए एग्जाम में जो है यदि परिमेय संख्या पहचानना हो तो सिर्फ इतना ही डेफिनेशन से हम लोग परिमेय संख्या को नहीं पहचान सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा कि और 2-3 बातें याद रखना होगा। तो 2-3 बात अब क्या याद रखना होगा कि परिमेय संख्या जो होना चाहिए वो दशमलव निरूपण उसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद जो है वो रिपीट करना चाहिए। जिस तरह यहाँ 15.232323 2 अंक के बाद रिपीट कर रहा है या 1 अंक के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन ये तो दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा।
और जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा उस संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का अर्थ हम लोग उस संख्या को रोक सकते हैं। अब रोक कैसे सकते हैं, तो देखिए जिस तरह यहाँ यदि माना कि 3.7777 ये दशमलव के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर सकता है और इसे रोकना है, यानी कि p/q के फॉर्म में हमें लिखना है। तो p/q के फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 प्लस इसे लिख सकते हैं 0.777 लिख सकते हैं। अब इसे ऐड करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। और जब दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि यदि बार लगा देते हैं, तो बार का अर्थ होता है कि वो संख्या दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि बार हम लगा दे, एक अंक संख्या जो है, एक संख्या रिपीट 7 यदि सिर्फ रिपीट कर रहा है तो 7 पर बार लगा देने का अर्थ होता है कि वो 7 जो है दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है। इसी तरह यहाँ का हम यदि बात करें तो ये 2 3 रिपीट कर रहा था, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते थे 2 3 और 2 3 पर बार लगा देते, यानी कि 2 3 2 अंक संख्या, 2 अंक जो है वो दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है। कहने का अर्थ जितनी अंक संख्या, जितने अंकों की संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा उतने संख्या पर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो वही बार का अर्थ होता है कि दशमलव के बाद जो है वो संख्या रिपीट कर रहा है। तो इस तरह हम संख्या को ब्रेक कर सकते हैं, रिपीट संख्या को बार लगा के जो है वो रोक सकते हैं। अब इस संख्या को यदि हम और सॉल्व करना चाहें तो इस संख्या को यानी कि p/q के फॉर्म में हमें लिखना है, तब जाके हमें परिमेय संख्या का तब जाके हमें पता चलेगा कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो जब अब हमें इसे p/q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंकों की संख्या एक संख्या सिर्फ रिपीट कर रहा है, और जब दशमलव के बाद एक संख्या सिर्फ रिपीट कर रहा है तो 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि यहाँ 2 अंक रिपीट करता तो बट्टा में क्या हो जाता है, 2 9 हो जाता। कहने का अर्थ दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट करेगा उतना 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जब रिपीट नहीं करता था तो दशमलव के बाद जितना संख्या होता था उतना 1 पर 0 हो जाता था। लेकिन जब कोई संख्या रिपीट करने लग जाए तो जितने अंकों के बाद रिपीट करने लग जाए उतना अंक बट्टा में जो है वो 9 लिखा जाएगा। तो एक अंक के बाद ही रिपीट करता है, यानी कि सिर्फ 7 ही रिपीट करता है, तो बट्टा में क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। यानी एक अंक एक के 9 लिखाएगा, एक ही को 9 लिखाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 9 तिया 27 और 7 कितना हो जाएगा, 27 और 7 जो है वो 34 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 34 बट्टा ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब ये 34 बट्टा 9 यानी कि ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। और जब ये p/q के फॉर्म में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अब परिमेय संख्या कहलाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, परिमेय संख्या यानी कहने का अर्थ क्या है कि वो संख्या जो रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद उस संख्या को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, और जो यानी रोक सकते हैं, रिपीट को रोक सकते हैं, रिपीटिंग को रोक सकते हैं, उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक ना। तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। और कल की वीडियो में जो है हम लोग यहीं से सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है क्लासिफिकेशंस को जो है यहीं से आगे देखेंगे।